प्रैक्टिकली अभी मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को कैसे हमें ओवरकम करना है, कैसे इस लाइफ को बेहतर बनाना है, ये गाइड करने का काम हमारी योगा टीचर्स। तो मुझे लगता है कि ये हर घर तक पहुंचना चाहिए योगा और हर किसी को सीखना चाहिए। और इसलिए योगा टीचर्स की जो कोर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रॉपर नॉलेजेबल होना। फ्रॉम जीरो टू अ सक्सेसफुल योगा टीचर तक का जो जर्नी है, ये कैसे वो क्रॉस करें। जैसे कि हमेशा मेरे मन में एक सवाल आता रहा है कि आखिर क्या है योगा, क्यों करना चाहिए योगा, और क्या इसमें कोई करियर ऑप्शंस है। तो आई एम डैम श्योर आप सभी के भी मन में हमेशा ये सवाल आता रहेगा कि आखिर क्या है योगा और क्यों करना चाहिए और क्या क्या करियर ऑप्शंस है इसमें। तो क्यों ना आज इसी टॉपिक पे चर्चा करें। नमस्कार, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। हार्दिक स्वागत करते हो हमारे सभी दर्शकों का आरोग्य योगा एंड त्रिनेत्र इनसाइट के चैनल पर। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। मैं हमारे दर्शकों को सर का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर विजय कुकरेजा सर, जो कि है फाउंडर ऑफ आरोग्य योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट। पिछले 21 सालों से वो योगा के क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं। 117 कॉलेजेस से भी ज्यादा कॉलेजेस में उनकी मेंटरशिप जारी है और कई सारे योगा टीचर्स उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। सर एक इंटरनेशनल ऑथर हैं। उनके जो बुक्स है वो अमेज़न और किंडल पे भी अवेलेबल है। सर एक वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक नेचुरोपैथ भी है और 2023 में उन्हें महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित भी किया गया है। एक और बार हार्दिक स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। और इसी तरह से आप कई सालों से योगा के क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं सर, और इतना डेडिकेटेडली आप काम करते हुए आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे आपका प्रेरणा क्या है सर? क्योंकि जिस तरह से मैं भी इतने समय से आपके साथ काम कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कई सारे टीचर्स आपसे इंस्पायर होते हैं, काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी तक ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि रथ सप्तमी, 1 जनवरी, न्यू ईयर का प्रोग्राम था, जिसमें हमने सोचा था कि शायद आजकल का जो जनरेशन है जिस तरह से पार्टी ओरिएंटेड कल्चर हो गया है, तो शायद कोई नहीं आएगा हमारे प्रोग्राम में। लेकिन इतना बढ़िया तरीके से प्रोग्राम हो गया कि पूरा हॉल फुल हो गया था। टोटली इट वाज अ हाउसफुल प्रोग्राम। और ऐसे और भी प्रोग्राम्स है, जैसे कि वुमेन्स डे, जैसे कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो कार्यक्रम है वो पूरे राज्य स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। तो इन सभी के पीछे आखिर आपका इंस्पिरेशन क्या है सर? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी। बहुत अच्छी तरह से आपने आज के भी पॉडकास्ट की शुरुआत की। जैसे कि आपका पहला प्रश्न यही था कि मेरा इतने साल का जो योगिक नॉलेज है और ये जो जर्नी है, आपको ऐसा लगा कि इसका इंस्पिरेशन क्या है। अब हो सकता है आपके लिए इंस्पिरेशन होगा, औरों के लिए भी हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो सारे मेमोरीज हैं। और वो मेमोरीज जो है वो स्ट्रगल के भी हैं, चैलेंजेस के भी हैं और अचीवमेंट्स के भी हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँ तो इंस्पिरेशन मेरे लाइफ में इन सब बातों का अगर है तो वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि बचपन से हम इन्हीं बातों को डिस्कस करते करते मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है कि ह्यूमन लाइफ के बारे में हमने बहुत चर्चा की कि हमारे लाइफ में अचीवमेंट्स मैटर करते हैं, राइट। अचीवमेंट के साथ हमारा फाइनेंशियल नीड्स है, बाकी की सारी बातें हैं, ये सब हमें गोल्स होते हैं अचीव करने। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे लाइफ भी लीड करना है जो सेटिस्फैक्टरी है, एथिकल है और साथ ही साथ एक प्रॉस्पेरिटी भरा है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। जितना मैं बचपन से ये डिस्कस करते आ रहा हूँ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस वी फेस इन लाइफ। रिलेशनशिप के चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं और सोशल चैलेंजेस है। काफी सारे स्ट्रगल और चैलेंजेस के साथ हमें लाइफ जीना होता है। तो जहां तक योग को मैंने पढ़ा, जितना मैंने सीखा और जितना मैंने अपब्रिंगिंग में मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हुए समझा, तो हमें ऐसी कोई शिक्षा या ऐसे कोई नॉलेज की जरूरत है जो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली एंड ओवरऑल स्पिरिचुअली भी हमें ग्रो करे। तो इन डिस्कशंस को मैं हमेशा मेरा इंस्पिरेशन मानता हूँ। और जब पहली बार मैंने योग को समझा और कोर्सेज किया, बिकॉज मेरा जर्नी शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 1999 से। 2002 में तो 2000 में मेरा फर्स्ट कोर्स मैंने कंप्लीट किया। तो जब मैंने वो कोर्स किया और जब उसमें मैंने पढ़ा, तो ऐसी बातें योग में थी कि मुझे लगा यही तो खोज है, यही तो हमारा एक कह रहे ना कि लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है।
और वही सारी बातें उसमें बताई गई है। तो बहुत लोगों को जब लगता है कि योग सिर्फ व्यायाम है या एक्सरसाइज है, तो मुझे लगता है कि अरे उनके पास मैं जाऊं और उनसे ये बातें शेयर करूं कि एक्सरसाइज है, आपका ऐसे फिजिकल हेल्थ तो अच्छा हो गई, लेकिन अगर पूरी तरह से हम समझेंगे तो इस पूरे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। और यही कुछ अनुभव मैंने मेरे जीवन में अपनाए, अपने जीवन में अनुभव किए। बहुत सारे स्ट्रगल चैलेंजेस को मैंने इसी नॉलेज से जब एक वे ऑफ लाइफ को बदलते हुए देखा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये देखा कि अगर हम योग का नॉलेज लेते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यूज में फर्क हो जाता है, हमें जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे कि हमें लगता है कि इस इंसान ने ऐसे किया इसलिए मुझे परेशानी हुई, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को दूसरे व्यू से देखना कंस्ट्रक्टिवली, ये मैंने योग में सीखा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हमारे लाइफ के फिर वो फिजिकल इलनेसेस हो या मेंटल इश्यूज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, इनको धीरे धीरे से हम बहुत अच्छी तरह से स्मूथली मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की ओर और हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं। ये जब मैंने अनुभव किया तो मुझे लगा नहीं, ये नॉलेज को हम जितना सीखें उतना कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब तक ये पहुंचा है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्टेटिस्टिक भी देखेंगे तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइड केसेस, क्राइम, ये सब चीजें नेगेटिवली बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं इस पे काम करना जरूरी है। और योग से, योगिक जो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड जो उसका भाग है, ये लोगों तक अगर जाए तो हम खुद के जीवन को, परिवार के जीवन को और समाज के जीवन को बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा सकारात्मक बना सकते हैं। आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है सर आपका अभी तक। और जिस तरीके से आपने बताया कि समाज में जो है क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ गया है, जिसके लिए योगा जो है एक बहुत ही उपयोगी कारक है। लेकिन योगा में आसन और प्राणायाम के अलावा और क्या चीजें हैं जो हमें एक बेहतर राह की ओर ले चल सकते हैं? आपका सवाल वैसे काफी इंटरेस्टिंग भी है और एड्रेस करने जैसा भी है कि आपका कहना यह है कि योग में जब हम बात करते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और समाज में जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता की ओर लेके जाने के लिए है, कुछ है क्या योग में, है ना? आसन तो हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका कहना है कि फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल जो ह्यूमन लाइफ कैसे और प्रोडक्टिव, सुख, समृद्धि और आरोग्य की तरफ जा सकता है, ये आपका प्रश्न है, राइट? यस सर। मैं कहूँगा कि ऐसी कुछ बातें हैं जिस वजह से मेरी भी इस योग में जर्नी की शुरुआत हुई और यही कुछ कारण है जिस वजह से मैं इतना कंटिन्यू ये खुद की भी नॉलेज को अपग्रेड करता हूँ और लोगों को भी हमेशा आग्रह करता हूँ कि आप होलिस्टिक अप्रोच योग का जरूर समझें। ऐसे तो योग में बहुत कुछ है, हमें सचमुच में, मैं दर्शकों को भी कहूँगा, बताना चाहूँगा, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, आजकल वैसे योगा में स्कॉलर्स बहुत है, तो बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने किए हैं, अच्छा भी लगता है, पर हाँ फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो योग में आसन के अलावा बहुत सारा कंटेंट है। देखिए, पहले तो अलग अलग ग्रंथ हैं, पातंजल योग सूत्रास है, हठ योग की अगर हम बात करेंगे तो हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, शिव रत्नावली है, ऐसे अलग अलग टेक्स्ट है। और उन सब में जैसे कि हम कह रहे हैं वेदास है, उपनिषद है, इन सब में तो योग है। तो इन सब में ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन लाइफ जो है वो और कैसे प्योरिटी की तरफ जाए, कैसे मोक्ष, लिबरेशन की तरफ जाए, ये सारा हम उसमें चर्चा करते हैं। जिसमें कर्म योग की हम बात करते हैं, कर्मास की बात करते हैं, बहुत सारे गहरे विषय हैं जो मुझे लगता है कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो सिर्फ अष्टांग योग को अगर आप देख लें तो 8 अंग है, यम नियम से शुरुआत होता है, राइट? तो यम क्या है? सोशल डिसिप्लिन। इस समाज में इतनी सारी समस्या, समाज का हम एक घटक है, तो इस समाज में हम किस नियमों का पालन करके रहें ताकि हम भी समाज का अच्छा भाग बन पाए, अच्छा हिस्सा बन पाए और एक समाज भी ज्यादा बेहतर बन पाए। तो ये तो आसनों से अलग है ना? तो इसलिए ये नॉलेज भी लोगों तक जाना जरूरी है। यम केवल नियम है, यानी कि हमारे खुद के प्रति नियम, ये सारा गहरा डिटेल्ड टॉपिक है। 5 यम है, 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तब देखो ईश्वर प्रणिधान क्या है? ग्रैटिट्यूड है। आज हम बहुत इगोइस्टिक माइंड से चल रहे हैं, ये मैंने किया है ना, और ये तो इसको नहीं आता है, मुझे ही आता है। तो ये एक डिग्निफाइड लाइफ जीना अलग बात है
और एक ईगो यानी कि मेरे बिना हो ही नहीं सकता, तो वहां क्या है? ईश्वर पर निधान। ईश्वर यानी कि सारे कॉस्मिक एनर्जीज। आज हवा है तो मैं हूं, सूर्य है तो मैं हूं, है ना, पृथ्वी है तो मैं हूं, तो मैं क्या हूं जिसको मैं बोल रहा हूं? तो यानी कि ये रियलाइजेशन एंड लिविंग लाइफ विद ग्रैटिट्यूड। तो ऐसी बहुत सारी बातें, मैंने तो 2 ही उदाहरण दिए। यम नियम के बाद आसन आते हैं जो हम ज्यादातर जानते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? सेंस विड्रॉल। हमारे पूरे जीवन का अगर हम देखेंगे तो काफी मतलब काफी सारा भाग जो है वो हमारा जीवन में समाधान बाहर की तरफ ढूंढने में जाता है, लेकिन योग कहता है अगर हम उसको समझेंगे तो समाधान तो आंतरिक है। तो ये विषय सुनने में बहुत कभी कभी बोरिंग या गहरे लगते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे धारणा है, ध्यान है, काफी सारे अलग अलग पहलू है जो हम सीखेंगे, समझेंगे तो अपने ही जीवन को बहुत ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। ऐसा एक व्यक्तित्व बना सकते हैं खुद का कि इस पूरी दुनिया के, इस पूरे समाज के हम बहुत अच्छे एसेट बन सकते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ, एक फिजिकली बहुत हेल्दी व्यक्ति है लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत सबके साथ मिलनसार नहीं है, तो क्या हम कंफर्टेबली रह पाएंगे उनके साथ? तो मुश्किल है। पर वहीं कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा बीमार चल रहा है लेकिन वो स्वभाव बड़ा अच्छा है, समझदार है, इसको समझ के चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, हर एक के दृष्टिकोण को समझ रहा है, तो हमें फिर भी लगेगा कि हाँ चलो वो बीमार है, उसके लिए हम ज्यादा काम भी करेंगे, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि उनके साथ रहें। तो ओवरऑल हमारे ह्यूमन माइंड पे काम करना, अपार्ट फ्रॉम आसन जैसे आपने कहा, मुझे तो लगता है बहुत सारे अनगिनत क्वालिटीज, अनगिनत ज्वेल्स हैं योग में जो हमें सीखने चाहिए, और ना सिर्फ सीखने चाहिए, उनका कहीं ना कहीं लाइफ में अवलंबन करके अपने अंदर से वो झलकनी चाहिए, हमारे पर्सनैलिटी से, हमारे जीवन शैली से औरों को उसका जो है वो इफेक्ट समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत कुछ है जो धीरे धीरे से हमें सीखना जरूरी है योग में। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया सर, हमें जानकारी प्रदान की। इसमें हमें यही समझ आ रहा है कि योगा में जो है एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट तो ज़रूर है जिंदगी जीने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ में ऐसा कोई फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है जो बहुत ही एक इम्पैक्ट छोड़ के गया हो? सोनम जी, आपने पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इंसाइट जो है वो आ रहा है योग के बारे में, कि डेफिनेटली योग का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है। और आपका प्रश्न था कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है या ऐसे कौन सा टीचिंग है जिसका आपने क्या कहा, मुझ पर आपके जिंदगी में प्रभाव हुआ है, जिंदगी पे प्रभाव हुआ है। यस। बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है योग के कुछ प्रश्न के कभी कभी क्या रिप्लाई करें, क्योंकि सिलेक्ट कैसे करेंगे ना, मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतना कुछ योग से पढ़ा है, अब तो कभी कभी मेकआउट करना भी नहीं होता है कि आज जो मैंने कहा वो मैंने सीखा कहाँ से, कौन सा कंसेप्ट है, ऐसे कभी कभार होता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ कंसेप्ट है योग के जो बहुत क्लियरली हम समझ भी पाते हैं, और उनको समझने के बाद अपनी लाइफ में, अपनी योगिक जर्नी में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसमें से एक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकता हूँ, बहुत रिलेवेंट है, दैट इज पंचकोशा। बहुत बार देखिए हमें लगता है कि योग का आप क्लासेस में देखेंगे और टीचिंग्स में हम देखते हैं तो हम 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी जिसका प्रैक्टिस का टाइम होगा, हम लूजनिंग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सिलेक्टेड आसनों को परफॉर्म करते हैं, या सूर्य नमस्कार भी हम करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन है। ये सारी प्रैक्टिसेस अपनी जगह पे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस करनी भी हमें ज़रूरी है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमारे डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो पंचकोशा थ्योरी है ना, ये सब पे लागू होता है। यानी कि अगर आप योग से आरोग्य प्राप्ति चाहते हैं तो भी पंचकोशा आपको बहुत हेल्पफुल कंसेप्ट आपको हेल्प कर सकता है। यानी कि अगर हम कोई बीमारी में है, उससे बाहर आना है, रिवर्स करना है, या आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं बेसिकली, तो भी ये कंसेप्ट आपके काम में आने वाला है।
और अगर आप योग में नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा बेस आपका बना सकते हैं। अगर आप योग में सिखाना चाहते हैं तो भी आपको पता होगा कि आपके स्टूडेंट का बिगिनिंग कहाँ हो रहा है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूँ, दैट इज पंचकोशा। पंचकोशा यानी कि देयर आर 5 लेयर्स, हम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए समझेंगे। जैसे कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये अगर हम पांचों को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास करते हैं, योगिक नॉलेज लेते हैं, उस तरह से जीवन में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो दिस इज समथिंग होलिस्टिक अप्रोच। अब मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। अन्नमय कोश यानी कि जो अन्न यानी कि ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है इसकी 5 लेयर्स है। हमें सिर्फ एक दिख रहा है फिजिकल, यानी कि अब ये फिजिकल शरीर जो अन्न से बना है, यानी कि मिट्टी, हवा, पानी, इन सब से एक फिजिकल एक जो लेयर है, इसको हमें हेल्दी रखना है। हम सबको, हमारी कोशिश क्या रहती है कि ये फिजिकल बॉडी को हमें हेल्दी रखना है। इसीलिए हम शायद जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या बहुत सारे हैं, जिम जाएंगे, जुम्बा प्रैक्टिस है, एरोबिक्स है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। एंड इवन बहुत लोग आज योगा भी अपना रहे हैं, तो योगिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, लेकिन बहुत बार आपने अनुभव किया होगा फिर भी हमें वो हेल्थ नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि जो हम एक्सपेक्ट करें, जो ढूंढ रहे हैं। इतना करके भी बहुत लोग मुझसे मिलते हैं कि सर वो एनर्जी फील नहीं हो रहा है, वो इंथुजियाज्म फील नहीं हो रहा है, वो उत्साह फील नहीं हो रहा है ना। तो क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। अन्नमय कोश यानी कि हम जितनी भी फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमारे अन्नमय कोश से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, दैट इज प्राणमय कोश, जो इसका नेक्स्ट है। मान लीजिए कि प्राणमय कोश में अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है तो इस फिजिकल बॉडी को, फिजिकल लेयर को वो एनर्जी प्रोड्यूस करके उतना नहीं मिलता कि वो सारा चीज परफॉर्म कर सके। परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एट द सेम टाइम आपका जो इम्यून सिस्टम का डिपेंडेंसी वो भी उस प्राणमय कोश से रिलेट करता है। अब जब हम प्राणमय कोश की बात करते हैं तो उसे प्राण यानी कि ब्रीदिंग सिर्फ नहीं है, उसको हम कभी आगे गहराई में समझेंगे। तो प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी हम समझेंगे सिंपल वे से। फिजिकल बॉडी को अच्छा रखने के लिए फिजिकल प्रैक्टिसेस और अच्छा न्यूट्रिशन, बट इसको अगर एनर्जाइज करना है प्रॉपरली, यानी कि हमें उसको उस तरह से रखना है, तो वहां पे योगिक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली प्राण में कोश कनेक्ट होता है, यानी कि प्राण एनर्जी अच्छे लेवल पे होना चाहिए। अब ये मैं आपको कनेक्ट करता हूं, तो जितने भी फिजिकल प्रैक्टिसेस है जिन्हें हम आसन कहते हैं या जो फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, दे आर कनेक्टेड विद अन्नमय कोश। फिर जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो किससे कनेक्ट होता है, प्राणमय कोश। तो प्राणायाम शब्द का अर्थ है ये प्राण आयाम, प्राण यानी कि वो एनर्जी, द एग्जिस्टेंस एनर्जी, राइट। क्योंकि हम बहुत बार एग्जाम्पल भी होता है ना कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो ऑर्गन सारे हैं लेकिन क्या मिसिंग है, दैट इज प्राण, राइट। तो हमारे एंशिएंट साइंसेस में, टेक्स्ट में यह है कि प्राण आयाम यानी उस एनर्जी का एक्सपांशन कैसा हो, वो प्रैक्टिसेस को कहा जाता है प्राणायाम। और वो बहुत सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली सीखना होता है। सिर्फ बहुत बार ऐसे नहीं कि डीप इनहेल एक्सहेल कर लिया, लेफ्ट राइट इनहेल एक्सहेल कर लिया और वो हो गया। उसको सिस्टमेटिक लर्न करना है, उसमें आगे जाके कुंभक है वो कब करना है, ब्रीदिंग रिटेंशन कब करना है, इनहेल करके रिटेन करना है, एक्सहेल करके करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है और कितने प्रैक्टिस के बाद, ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट है, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कंसेप्ट, तो प्राणायाम। अब ये एनर्जी, देखिए कितना इंटरेस्टिंग नॉलेज है। ये एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, मनोमय कोश, यानी कि मन। अगर मन अस्वस्थ है, अब आप इसको साइंटिफिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मन अगर अस्वस्थ है तो प्राण यानी कि एनर्जी वीक हुआ तो फिजिकल बॉडी पे भी उसका इंपैक्ट होगा। यानी कि अब अगर उसको साइंटिफिकली देखेंगे तो मन अस्वस्थ हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुए, फिजिकल बॉडी पे इंपैक्ट हुआ। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मन की स्थिरता, मन का सशक्तिकरण, और उसके लिए योगिक प्रैक्टिस क्या है, मेडिटेशन। देखिए हाउ ब्यूटीफुली एवरी प्रैक्टिस हैज अ साइंटिफिक रिलेवेंस, राइट।
तो फिजिकल प्रैक्टिस जो है वो प्राणमय कोश से कनेक्ट होते हैं, प्राणायाम से प्राणमय कोश, और मेडिटेशन ध्यान से हमारा मनोमय कोश। अब और इंटरेस्टिंग है, ये सब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कहीं से सीख रहा हूं, आप कहीं से सीख रहे हैं, तो ये जो है इसको हम कहेंगे नॉलेज, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब जो मैं समझ रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि सही गलत को समझना, नॉलेज लेना, ये सही है। बहुत बार हमें पता होता है कि ये सही है लेकिन हमसे होता नहीं है, बहुत बार हमें पता होता है कि गलत है लेकिन हमसे छूटता नहीं है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? बहुत बार हम बहुत इजीली बोलते हैं, अरे हाँ वो तो मैंने पढ़ा, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो विज्ञान में कोश अगर हमारा स्ट्रांग है, यानी कि यू आर वेरी क्लियर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, और जो सही है आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दैट इज द पावर ऑफ विज्ञान में कोश। तो वो किससे शुरू होता है? नॉलेज लेने से। इसलिए हम हमेशा कहते हैं नॉलेज लेते रहे, है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। आज मैं भले ही आपसे इतनी बातें कर भी रहा हूं तो भी मुझे पता है कि मुझे यहां से जाना है और कोई ना कोई बुक पढ़ना है, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना है और आगे मुझे सीखते रहना है। तो विज्ञान में कोश, और अगर ये चारों लेवल हमने बराबर से बैलेंस रखा तो अचीवमेंट एंड हमारा फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज ब्लिस, यानी कि आनंदमय कोश। यही तो जीवन में चाहिए हम सभी को। जीवन में क्या चाहिए? आनंदित जीवन, सुख समृद्ध जीवन। तो दिस इज द जर्नी ऑफ योगा, फ्रॉम अन्नमय कोश टू आनंदमय कोश। और यही टीचिंग मेथड हम सिखाना चाहते, कैसे हर हमारे पार्टिसिपेंट को, हर हमारे योग साधक को अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक लेके जाए। यही मुझे लगता है हमारे योगा टीचर्स का भी एम होना चाहिए, और यही समाज को भी हमें देना है कि शरीर को स्वस्थ रखो, अपने एनर्जी को अच्छा रखो, मन को स्वस्थ और सशक्त रखो, विचारों पे काम करो, सही डायरेक्शन में चलो, तो समाज भी एक सुख समृद्धि की राह पे होगा। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपने मुझे पूछा, जो मुझे लग रहा है कि बहुत मुझे रिलेवेंट लगता है। हमारा हर क्लास, हर योगिक कंसेप्ट इसी के आधार पे हम डिजाइन करते हैं, ताकि लोगों को भी हम अच्छे से गाइड कर पाए और अपने प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव कर पाए। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से शुरुआत है, यहाँ तक हमें जाना। तो इस तरह से ये एक कंसेप्ट है जो मुझे बहुत हमेशा से इम्पोर्टेंट लगता है। सर, आपने अभी पंचकोशास के बारे में बताया, तो मेरी तो अभी उत्सुकता बढ़ गई है इसको और डिटेल में जानने के लिए। लेकिन आपने बताया कि योगा जो है डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज रिवर्सल और हार्मोनल इम्बैलेंस की जो अभी परेशानी हो रही है आजकल समाज में, इतने लेडीज को परेशानी है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इन सब के बारे में क्या योगा हमें इफेक्टिव रहेगा? अगर हम योगा करेंगे तो क्या डिजीज रिवर्सल हो सकता है? ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और जैसे आपने कहा कि ये जो टॉपिक है पंचकोशा के बारे में हमने बात की, तो जैसे आपके मन में, मुझे भी वही लगता है कि हर एक ने सीखना चाहिए, क्योंकि पंचकोशा के अकॉर्डिंग अगर हम योगिक नॉलेज लेते हैं तो बहुत बेहतर अपने जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं। बट हाँ, उसके साथ जैसे अभी आपका अगला प्रश्न था कि डिजीज रिवर्सल, तो जब मैंने हम अभी पंचकोशा की बात कर रहे थे, जब हम मनोमय कोश की बात कर रहे थे, सो वहाँ पे माइंड के इम्बैलेंस की जब हमने बात की, तो उसी से हम डिजीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं और अन्नमय कोश से भी डिजीज को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बीमारियों की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो शुरुआत मन से होती है, बहुत बार, अक्सर ज़्यादातर हम देखेंगे। इसलिए हम उसे कहते भी हैं कि आजकल की जो बीमारियां हैं वो मनोकायिक है, साइकोसोमैटिक है, राइट, जिनका जो उत्पन्न हुए हैं वो कहीं ना कहीं मन के अस्वस्थ होने से उत्पन्न हुए हैं। और अगर हम योगिक ग्रंथ की बात करें तो वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो पर्सपेक्टिव मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है हमारे योगिक टेक्स्ट का, जहां पे उन्होंने ऑब्स्टिकल्स बताते हुए, हमारे जीवन की रुकावटें बताते हुए उन्होंने एड्रेस किया कि 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं। व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध मोहिकत्व अनौष्टि तत्वानी चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये तो उन्होंने 9 ऑब्स्टिकल्स बताए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहला
थोड़ा ऑब्स्टेकल उन्होंने लाइफ का बताया, व्याधि, यानी कि जो अभी आपने पूछा वही बीमारियां, यानी कि कहीं ना कहीं उसको एड्रेस किया गया है और अलग अलग ग्रंथों में भी अलग अलग तरीके से इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया गया है कि हालांकि योग को आज हम उपचार के तौर में देखते हैं, योगा थेरेपी के रूप में देखते हैं। अगर हम एंशिएंट नॉलेज योगिक अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो पूरे लाइफ को इंप्रूव करने के लिए है। जब हम पूरे लाइफ को इंप्रूव करते हैं, बैलेंस करते हैं चीजों को, तो अपने आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे से डिजीज रिवर्सल होने की शुरुआत हो जाती है। तो रिलेवेंट यानी कि रिलेटेड तो वो है ही, बट इनको हम अलग अलग पहलुओं से अगर हम समझेंगे तो आजकल की ज्यादा बीमारियां क्या है आप देखिए, तो बैक पेन है क्योंकि मोनोटोनस जॉब है, ज्यादातर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या ड्राइविंग है तो बैक इश्यूज है। उसके साथ साथ हम देखेंगे ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, हम कह सकते हैं कि घुटनों का समस्याएं है, और उसी के साथ मैक्सिमम जो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, रिलेटेड टू हार्ट डिजीज हो रहे हैं। ओबेसिटी बहुत प्रमाण में बढ़ रहा है, यानी आवश्यकता से ज्यादा वजन बढ़ रहा है, तो उसका जो लोड है या उसका जो हम कहेंगे कि बर्डन है या नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर जैसे समस्याओं पे हो रहा है। अनगिनत बीमारियां हैं, मतलब अगर मैं डिजीज वाइज जाऊंगा तो हमें बहुत समय कम होगा कि हर एक डिजीज का कॉज क्या है, हर एक डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, उसके डायग्नोसिस कैसे करने हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस योगिक प्रैक्टिसेस कौन से हमें करने हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, डाइट में हमें क्या क्या चेंजेस करना है। अगर मैं आपको कहूं डिजीज रिवर्सल बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, बट टॉल क्लेम से हमें बचना चाहिए। टॉल क्लेम यानी कि हर बीमारी ठीक हो जाएगी, जिस स्टेज पे है वो ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज से मैं वहां सहमत नहीं होता। लेकिन हाँ, हर बीमारी की रोकथाम हम कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें उसके लिए पूरा पेशेंट का काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है, उसके रिपोर्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए नॉर्मली हम सिर्फ डायबिटीज की भी बात करेंगे तो देयर आर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, तो हमें वो पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जुवेनाइल डायबिटीज, तो यहाँ बहुत बार स्ट्रेस ओरिएंटेड डायबिटीज होता है, बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हमें ये जानकारी होना इंपॉर्टेंट है कि उस बीमारी का कॉज क्या है, वो कब से शुरू हुई है, उस व्यक्ति का एज क्या है, मेल है, फीमेल है, किड है, किस एज ग्रुप में है। उस तरह से हम उसको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम योगिक प्रैक्टिसेस से उसका रिवर्सल कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस, शुद्धि क्रियाएं हैं, प्राणायाम बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस तो ऐसे भी है जो बहुत इजी है, लेकिन जिनको कोई ना कोई समस्या है वो भी कर सकते हैं। तो योगा थेरेपी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो हमें प्रॉपरली ट्रेन्ड जो होगा योगा थेरेपिस्ट, जिनको ये सारी जानकारी है, उनको कांटेक्ट करके उनके कंसल्टेशन में हम ये सारे डिजीज रिवर्सल जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इवन हम खुद वन ऑफ द कोर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। आप मेरे जिनकी इच्छा होगी तो आप योगा थेरेपी सीख भी सकते हैं, एटलीस्ट आप खुद की बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं, औरों को हेल्प कर सकते हैं, और आगे अगर आप उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो आप एज ए योगा थेरेपिस्ट काम भी कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब आई कैन गो ऑन। डायबिटीज मैंने अभी आपको कहा, वो पूरे देश की जैसे कि समस्या बन रहा है, और उसका उत्पन्न कहां से हुआ, लाइफस्टाइल डिजीज है। वो बहुत सारे डिजीजेस आजकल माध्यम से बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन इतना ही मेरा कहना है कि इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड देन प्रॉपर वे से रिवर्सल, ये हम जरूर कर सकते हैं। आपने अभी हमें डिसीज रिवर्सल के बारे में बताया सर, और इतने अच्छे तरीके से सभी जानकारी प्रदान करी कि किस तरह से खास करके डायबिटीज जो है आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सभी डिसीजेस के लिए जो है योगा तो बहुत ही उपयोगी कारक है। तो मुझे लगता है कि ये हर घर तक पहुंचना चाहिए योगा, और हर किसी को सीखना चाहिए। और आपने भी बताया कि इसमें काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, काउंसलिंग है, थेरेपी कोर्सेस अवेलेबल है। तो ये हम कहाँ पर सीख सकते हैं सर? सोनपर्णा जी, हमने अभी जो डिस्कस किया और उसमें जो आपने कहा कि अबाउट कोर्सेस, तो ये सही है। वो मैं जब भी डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ, तो हमेशा मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ट्रेनिंग के लिए एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा
सबसे पहले तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमें सीखना है, और सीखने की सीमा नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ, सीखते रहो। और उसी के आधार पे हमने काफ़ी सारे कोर्सेज भी डिज़ाइन किए, और वो कोर्सेज डिज़ाइन करने का रीज़न ही यही था। बहुत पहले की बात है, अभी आपने पूछा तो मुझे ध्यान में आया कि एक दिन हम खुद जब सीख रहे थे, कोर्सेज कर रहे थे, वैसे अभी भी कुछ हम एडवांस कोर्सेज करते ही रहते हैं, लेकिन एकदम जब बिगिनिंग था तो आपने भी देखा होगा, सभी ने, बहुत सारे लोग पार्क्स में योगिक प्रैक्टिस करते हैं, कोई रिवर साइड पे करते हैं, अलग अलग जगहों पे हम देखते, तो हम भी देखते थे आते जाते, बड़ा अच्छा लगता था कि कोई सर्वांग आसन कर रहा है, कोई पैर ऊपर कर रहा है, कोई कपालभाति कर रहा है, अलग अलग प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे देख के लगता था कि कितना ही है। तो वो देखते देखते कुछ चीजें रियलाइज हुई, और तब ऐसे लगा कि कोर्सेज का महत्व क्या है। आपने भी बहुत लोगों ने सुना होगा, इंटरेस्टिंगली, मैं कभी कभी जोकिंगली कहता हूं कि लोगों को ये तक भी कभी कभी पता नहीं होता कि कपाल भाती इज द टर्म। बहुत बार मैं सुनता हूं कपाल भारती, राइट, और उसमें मैं लोगों को जो प्रैक्टिस करते करते देखता हूं, तो एक अंदर बाहर, सांस अंदर, पूरा शरीर हिल रहा है। सबका ऐसा होता है ऐसा नहीं तो आपको स्कॉलर सुनते रहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम तो बराबर कर, बहुत लोग सीख चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, पता है, लेकिन हम जो काम किनके लिए कर रहे हैं, जिनका अभी सीखना बाकी है, तो ऐसे प्रैक्टिस होते हैं। तो आप बताइए एक बार सोच के, क्या लगता है, इस तरह का प्रैक्टिस होगा तो क्या उन्हें योग का फायदा मिलेगा? क्या ऐसे नहीं होगा कि इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया और फायदा नहीं मिला तो वो क्या कहेंगे? एक देखो, ह्यूमन टेंडेंसी होता है, एक टेंडेंसी क्या होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है कि मैंने ठीक से सीखा नहीं, मैंने शायद ठीक से समझा नहीं, और जो मैंने उस तरह से प्रैक्टिस किया इस वजह से मुझे फायदा नहीं हुआ। लोग क्या कहेंगे, नहीं वो योगा से कुछ फायदा नहीं होता। और यही हमने जब रियलाइज किया तो हमें लगा कि हर योगिक प्रैक्टिस जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको सही तरीके से समझना, उसका सही तरीके से नॉलेज लेना, प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, और उसके फिर आप देखिए फायदे कितनी अच्छी तरह से मिलते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ कोर्सेज का इंपॉर्टेंस आ जाता है। और फिर जब कोर्सेज की बात करते तो हमें बहुत सारे लोग नहीं, हमें कोई कोर्स नहीं करना है, हमें योगा करना है। अब कोर्स और योगा करना में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि आप क्लास जाते हैं, वहां आप पैर ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कोर्सेज में क्या है, उससे एडिशनल हम कुछ नॉलेज लेते हैं कि ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, और जिस तरह से कर रहे क्या वो सही है, सही मेथड क्या है प्रैक्टिस करने का, उससे फायदे क्या क्या मिल सकते हैं, फायदे के साथ साथ कौन से प्रिकॉशंस हमें देखने चाहिए, किस बीमारियां होते हुए कौन सा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं गलती से अनजाने में, जिस वजह से फायदा नहीं होता या कभी कभी स्प्रेन हो जाता है। तो ये जानकारी लेते हुए अगर हम योगा अभ्यास करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोर्स, राइट। तो मुझे लगता है कि ये कोर्सेज हर एक ने करने चाहिए। और बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को लगता है 3 महीना 6 महीना कहाँ आप सीखते रहेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत अच्छे से शॉर्ट ड्यूरेशन से लेके लॉन्ग ड्यूरेशन तक के कोर्सेज डिजाइन किए, जिसमें हमारा एक बहुत बेहतरीन सीरीज है योगा एंड वेलनेस। तो योगा एंड वेलनेस के अंतर्गत हमने बहुत एक छोटा 1 महीने का छोटा कोर्स को डिजाइन किया, जहां पे हम सिलेक्टेड आसन, लूजिंग प्रैक्टिस, सिलेक्टेड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और 2-3 बहुत अच्छे से थ्योरीज। जब हमने बात की कि सीखना है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दोनों का समावेश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे एक 30 डेज का छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया, और फिर उसी की तरह से अगर वो 1 महीना सीखने के बाद आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं, उसका फायदा भी हो रहा है, तो उसका नेक्स्ट लेवल का भी हमने कोर्स बनाया, जिसमें धीरे धीरे से आप और गहराई में जाएंगे और नॉलेज लेते रहेंगे। तो ऐसे योगा एंड वेलनेस 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग सेगमेंट हमने तैयार की, जिसमें आप और अच्छी तरह से आगे सीख सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, प्राणायाम क्या है, तो ऐसे सारे कोर्सेज डिजाइन करने के बाद फिर हमने उसमें नेचुरोपैथी के कुछ कोर्सेज डिजाइन किए, उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने बनाए, ताकि एक कोर्स होता है सेल्फ नॉलेज के लिए, आप खुद नॉलेज लें, अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जहां जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां इंप्रूवमेंट करें। फिर वो रेस्ट हो सकता है, डाइट हो सकता है, प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, वॉकिंग हो सकता है, या हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है। तो ये खुद के लिए भी आप सीख सकते हैं। और फिर आगे जाकर कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और वो होने भी चाहिए। मैं खुद बहुत
अपील भी करना चाहता हूँ, लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि योगा टीचर्स बने। टीचिंग के लिए भी हम योग अभ्यास सीखते हैं कि मुझे ये सब सीखना है और अपने जीवन में जो मैंने सुधार लाया है, अपने जीवन में जो एक प्रोग्रेस किया है या हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अनुभव किया है, ये लोगों तक भी हम पहुंचाएं। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेनिंग ओरिएंटेड कोर्सेज भी है, तो उसमें भी शॉर्ट ड्यूरेशन है, जैसे कि योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है 6 महीने का है, उसी के साथ साथ डिप्लोमा इन योगा 1 ईयर का है, और उसमें आगे अगर हम देखेंगे तो BA इन योगा 3 इयर्स का है, 2 इयर्स का MA इन योग शास्त्र है, राइट। तो ऐसे आजकल YCB है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने काफी सारे सर्टिफिकेशंस के यानी कि एग्जामिनेशन के प्रोविजन रखे हैं। वो अगर हम एग्जामिनेशन पास करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है और रिकॉग्निशन मिलता है कि यस नाउ वी कैन टीच ऑल दीज कांसेप्ट्स टू अदर्स। तो ऐसा एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ओरिएंटेड हमारा पूरा एक टीम है जो काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें से कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद के इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, लोगों को सिखाने के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको एज अ प्रोफेशन भी कर सकते हैं। और प्रोफेशन में जब मैं बात करता हूँ, फुल टाइम भी सोच सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल, नॉट ओनली इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनली बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो भी पार्ट टाइम एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, खुद के हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, औरों के हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो। तो इस तरह से इवन आप हाउस वाइफ है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका 1-2 घंटा निकाल कर आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो इस तरह के सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं और बहुत यूजर फ्रेंडली है और आप आसानी से सीख सकते हैं और ये सारे एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिलेंगे और समाज का एक अच्छा घटक आप बनेंगे, जहाँ पे आप खुद के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमें एक मेंटर बनना है, टीचर बनना है, यानी कि लोगों को प्रेरणा दें। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल। जी सर, आपने अभी हमें बताया कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं योगा में, तो मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ योगा सीखने के लिए। जैसे कि आपने बोला कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो ये प्रोसेस को मैं जरूर अपनाना चाहूंगी और मैं हमारे दर्शकों से जरूर निवेदन करती हूँ कि जरूर योगा का कोर्स कीजिए, अपने जिंदगी में योगा को लेके आइए और अपने जिंदगी को और बेहतर बनाइए। और सर आपने बताया कि इसमें टीचिंग का भी कोर्सेस है, हम एक अच्छे योगा टीचर भी बन सकते हैं, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा हमें और जानकारी प्रदान करना चाहेंगे? सो जैसे आपने अभी पूछा, तो मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है ये भी कि योगा टीचर्स जो हैं बेसिकली वो एक गाइड है, वो एक मेंटर है, जो समाज में हमारे ही भारत के जो पुरातन शास्त्र हैं, इंडियन नॉलेज है, उसको सिस्टमेटिकली अभी मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को कैसे हमें ओवरकम करना है, कैसे इस लाइफ को बेहतर बनाना है, ये गाइड करने का काम हमारे योगा टीचर्स करते हैं। इसलिए मैं उन्हें हमारे इस सोसाइटी का एक बहुत अच्छा असेट मानता हूँ, राइट। तो इस नाते से अगर हम देखेंगे तो योगा टीचर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है और इसलिए योगा टीचर्स की जो कोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रॉपर नॉलेजेबल होना। तो योगा टीचिंग कोर्सेज में हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर एक योगा टीचर जो कोर्स करता है वो योग शिक्षक बनने के बाद इस समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा सके। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, उसका ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का हेल्थ का नॉलेज इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, राइट। और क्लास का ओवरऑल इन्वायरमेंट मेंटेन कैसे करना है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब जब हमारे योग शिक्षक को पता होगा तो वो बहुत बेहतरीन क्लास कंडक्ट करते हुए और लोगों को और समाज को एक अच्छा आरोग्य, अच्छा जीवन शैली प्रदान कर सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने किन किन बातों पे ध्यान रखने का कोशिश किया कि जैसे कि योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, तो इसमें बेसिकली आप सबका जो इंटरेस्ट है योगा आसन, ये तो बहुत अच्छी तरह से लगभग 50-60 आसन से ज्यादा हम योग आसन सीख जाते हैं और वो आसन सीखते वक्त हमें ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस मेथड से करना है, कौन से प्रिकॉशन से क्या फायदे हैं, ये सारी बातें हम उसमें सीखेंगे, राइट। और पहले तो होगा ये नॉलेज हम खुद के लिए ले रहे हैं, खुद के फायदे के लिए, और ये अब हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव को कैसे बदलना है ये भी हम सीखेंगे, है ना। पहले हमने नॉलेज लिया, खुद कैसे इंप्रूव करें, अब हम नॉलेज ले रहे हैं दूसरों का इंप्रूवमेंट कैसे करवाएं। तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ बदल जाता है,
हर प्रैक्टिस, फिर आसन हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, इसको इसी तरह से हम सीखने वाले हैं। हर एक बात इसमें हम सीखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी बातें जो मैंने आसन के लिए कही वही प्राणायाम के लिए भी है, वही हमारे मेडिटेशन के लिए भी है। और इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बार योगा टीचिंग में हम थ्योरेटिकल पार्ट को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो योगा टीचर्स डेवलप हो, जो नए योगा टीचर्स बने, वो एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करें, यानी कि प्रैक्टिकल भी वो सिखाएं, साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी दें, बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें नॉलेज मिलता है अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, राइट। तो ये हमने कोशिश किया है कि ये सारे टीचिंग प्रोग्राम में ये सारी बातें इंक्लूड हो, जिसमें हम उनको सिस्टमेटिकली ये सारा नॉलेज देंगे, फ्रॉम जीरो टू सक्सेसफुल योगा टीचर तक का जो जर्नी है, ये कैसे वो क्रॉस करें इजीली, कंफर्टेबली, सक्सेसफुली, ये हम उसमें सारा टेक केयर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ टीचिंग स्किल्स हैं, राइट। टीचिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे हमें ये कंसेप्ट कैसे बताने हैं, कैसे इजी करके बताना है। सामने जो व्यक्ति आज सीखने आया है, मान लीजिए हमारे क्लास में 50 लोग हैं, हो सकता है उसमें से अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, तो अलग अलग एज ग्रुप्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्लास को डिजाइन करना है, कैसे क्लास का मैनेजमेंट करना है, कैसे क्लास 60 मिनट का जो क्लास है, जब हम कहते हैं कि 1 आवर क्लास, तो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी में कहते हैं 60 सेकेंड और 60 मिनट का क्लास है। एक एक सेकेंड कैसे आपको प्लान करना है, इसको हम कहते हैं लेसन प्लानिंग। क्लास कैसे डिजाइन करना है, ये भी हम वहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि हमने कुछ कंसेप्ट जो है बीएड और डीएड कैसे होता है, जहाँ पे माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, माइक्रो लेसन कैसे बनाना है, ये हम आपको सिखाते हैं। जहाँ पे एक आसन पहले हम आपको सिखाते हैं जो 7 मिनट में कैसे कंडक्ट करना है, जब नया आसन सिखाना है। तो जब हम पहले दिन नया आसन सिखा रहे, वो कैसे सिखाना है, अगले दिन उसका रिवीजन कैसे करना है, और साथ ही साथ एंशिएंट नॉलेज को साथ कैसे लेके चलना है। जैसे कि आसन का डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि आसन में जब स्थिरता होगी, सुखकारकता होगी, तब हम कह सकते हैं कि ये आसन है। तो आसन में स्थिरता कैसे लानी है, ये योगा टीचर को ही स्टूडेंट को सिखाना है, उसका मेथड है, वो भी हम आपको उसमें सिखाते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, तो प्रयत्न शैथिल्य यानी कि कैसे हमें टेक्निक से आसन की फाइनल पोजीशन में स्थिर रहना है, वो भी कंफर्टेबली, सुखकारकता का अनुभव, स्ट्रेन ना हो, ये बातें हमें बहुत ध्यान। तो ये स्किल्स हम इसमें सीखेंगे, ताकि आपके जो स्टूडेंट हैं, वो भी जिनको बिल्कुल योग नहीं पता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेंगे, एडवांस आसन की तरफ जाएंगे, एडवांस नॉलेज की तरफ जाएंगे, और हर एक पहलू को ठीक तरह से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी जैसे कि ये डिप्लोमा का मैंने आपको बताया, एक उदाहरण देता हूं कि बेसिक नॉलेज हमने ले लिया डिप्लोमा में, कि डेफिनेशन ऑफ योगा है चित्त वृत्ति निरोधा, राइट, यानी कि चित्त यानी कि माइंड, एक तौर से मन की विचलितता दूर करके मन को स्थिर करना योग है। ये हमने कहा सीखा, डिप्लोमा इन योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर हम एडवांस कोर्सेज में जाते हैं, एमए इन योग, वहां क्या सीखते हैं हम, तो थोड़ा सा एडवांस क्या होगा कि जो चित्त वर्ड मैंने कहा, मन को स्थिर करना, तो मन के 5 फील्ड यानी कि उनको डिवाइड किया गया, मन की अवस्थाओं को। तो ये एडवांस प्रैक्टिस में हम सीखते हैं। तो पहली मन की अवस्था क्या है, मूढ़, मूढ़ से वो शुरू होता है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो हमें पहुंचना कहाँ है, निरुद्ध। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि मूढ़ मतलब लेथार्जिक, तामसिक, अकर्मता, सब पता होते हुए भी आगे प्रोग्रेस करना नहीं, कहीं ना कहीं रुकावटें आना, यहां से उसका जर्नी शुरू होता है योग का। और कहां तक, निरुद्ध, निरुद्ध यानी अपने जीवन को प्योर, सुख समृद्ध, आरोग्यवर्धक बनाना। तो ये जो एडवांस टॉपिक है, ये जो डिटेल नॉलेज है, ये फिर हम एमए में सीखते हैं। उसी तरह से हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त का मैंने कहा डिस्क्रिप्शन कहाँ मिला हमें, चित्त भूमि में। वैसे ही वृत्ति, वृत्ति कहाँ मिलेगा आगे, तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, और ये बहुत रिलेटेबल है लाइफ से। अभी शायद आपको किसी को लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल अभी नहीं बात करते। आप कोर्स में जब आएंगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुली समझ में आएगा कि वृत्ति क्या है। पंचवृत्ति को कहते हैं, क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, बहुत रिलेटेबल है। हर एक टॉपिक में ये कह सकता हूं हमारे जीवन से जुड़ा है। हम आज जो भी समस्या में इसे बाहर आने के लिए बहुत वो नॉलेज उपयोगी है, और यही मार्गदर्शन एक अच्छा टीचर बन के हमें लोगों का करना है।
तो ये जो पूरा योग शिक्षक का कार्य है, बीमारियों से दूर करते हुए पूरे समाज का कल्याण करने तक की क्षमता रखता है योग। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे योगा टीचर्स बने और ये नॉलेज आप आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप एक पार्ट टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर, काउंसलर, योगा थेरेपिस्ट, ऐसे अलग अलग तरीके से आप आपका रोल रख सकते हैं, या आप इसको एक बहुत अच्छा सोशल कॉज के तौर पे भी ले सकते हैं, ताकि आप ये नॉलेज घर घर पहुंचाएं। हर घर घर को आप बीमारियों से मुक्त करेंगे, हर घर घर को आप तकलीफों से दूर कैसे रहना है या जीवन में कैसे सुख समृद्धता से रहना है, ये योग का नॉलेज आप घर घर पहुंचा सकते हैं इन सारे कोर्सेज के माध्यम से। तो यही अपेक्षा करता हूं कि आप सब योग का नॉलेज लें, ऑथेंटिक नॉलेज लें, जो साइंटिफिक भी हो और एंशिएंट भी हो, इनका कॉम्बिनेशन करते हुए योग सिखाएं और समाज को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें कोर्सेज के बारे में जानकारी प्रदान करी। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी ये जो कोर्सेज है यूज करें, इसका फायदा उठाएं, सीखें। जैसे कि हमने बताया कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप सभी एक अच्छे योगा टीचर बने और ये पूरे समाज को एक अच्छी राह की ओर ले चले। मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।